मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कल पार्लियामेंट में तकरीबन 40 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का बजट पेश किया। इस बजट पर तमाम अपोजिशन तनक़ीदें कर रहे हैं कि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि ये बजट गरीबों को पेश नज़र और किसानों के सामने रखते हुए नहीं किया गया, बल्कि ये कारपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से बजट तैयार किया गया है। और मरकज़ी वज़ीर का ये चौथा बजट था जो पार्लियामेंट ने पेश किया। हम इस बजट की हकीकत क्या है जानना चाहते हैं। इसके लिए आज हम हैं मुल्क के माहिर सरकर्दा माहिर माशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब के साथ। आमिरुल्लाह खान साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। आमिरुल्लाह खान साहब, कल निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया और बजट के अंदर सबसे लो बजट माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किया गया 5020 करोड़ रुपये। और जहाँ तक ज़मानत रोज़गार नरेगा स्कीम है, उसके लिए प्रपोज़ल 2,70,000 करोड़ का दिया गया था, उसमें सिर्फ 60,000 करोड़ मुख्तस किए। इसी तरह तकरीबन तमाम सेक्टर के अंदर बजट को जो है डेवलपमेंट असल रोज़गार से मरबूत है, फार्मर से मरबूत है, उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को आप उस बजट की हकीकत क्या है उससे वाकिफ़ करवाएं। ये बजट में ये साफ जाहिर था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कोई बड़ा तबका खुश होगा। इस गवर्नमेंट ने बहुत शुरू में ये बता दिया था कि हम ये माइनॉरिटी को नहीं मानते, और इसीलिए ये तो बड़ी उनकी करम फरमाई है कि उन्होंने माइनॉरिटी बजट कायम रखा। इन्होंने तो पहले अनाउंस कर दिया था कि हम रखेंगे नहीं। वो 5,000 करोड़ रुपए में कुछ होता तो है नहीं। वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री तो इनके लिहाज से बर्खास्त कर देनी चाहिए थी बहुत पहले। कोई समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस गवर्नमेंट ने उस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बरकरार रखा क्यों, क्योंकि वहाँ कुछ होता है नहीं। तो वो तो बिल्कुल ही रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उनके लिए, रेलिवेंट खर्च है उनके लिए, उसमें कोई कुछ होने वाला नहीं है उसका। बड़ी बात इस बजट की ये थी कि इस बजट ने ये कहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का से मुराद ये होती है कि वो ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो एसेट होंगी, जो बहुत दिनों तक जिससे फ़ायदा होगा। यानी वो ब्रिज बनाएंगे और रोड बनाएंगे और पोर्ट बनाएंगे। तो वो एक बड़ी रकम है जो उन्होंने अलॉट की है। दूसरे, उन्होंने तकरीबन उतने ही पैसे दिए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, यानी कि जो वो ख़रीदेंगे किसानों से उनकी पैदावार, तो उस पर भी वो 2,30,000 लाख करोड़ खर्च करेंगे। तो तकरीबन एक ही अमाउंट है। ये दो बड़े खर्च हैं। तो इन दो हेडलाइंस से ये लगा कि गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि हम जो रूट इख्तियार करेंगे मुलाजमत का, वो कंस्ट्रक्शन वाला रूट होगा। कि देखिए, आप दो तरह से मुलाजमत दे सकते हैं। एक कि आप सबको भर्ती कर लें, रेलवे में ले लें, आर्मी में ले लें, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ करें जिससे लोगों को मुलाजमत मिले। तो ये जो इन्होंने कहा वो बड़ी अच्छी बात है कि हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि हम 22-23 जो क्रॉप हैं उनको ख़रीदेंगे और उसके लिए अच्छा दाम देंगे, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहीं इनमें दम था और ये लगा कि हाँ भाई, गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन मसला दोनों चीज़ों में, हमारी गवर्नमेंट का मसला हमेशा से पिछले 8-9 साल से ये रहा है कि हर चीज़ जो इस गवर्नमेंट ने की उसमें नीयत की ख़राबी थी। और आप देखिए कि जब नीयत ख़राब होती ना तो फिर सारा काम बिगड़ जाता है। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में नीयत क्या है? नीयत अगर ये होती कि अच्छा ये हम बनाएंगे, सारे मुल्क में बनाएंगे, गरीबों के लिए बनाएंगे, तो सबको फ़ायदा होता। लेकिन जहाँ हमने देखा है कि जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब उन मखसूस इलाक़ों में होता है जहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। और कुछ लोग, जैसे दिल्ली में एक नया कैपिटल बन गया, नई स्टैच्यू बन गई, इन चीज़ों में
इन चीज़ों से बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा नहीं होता, और वो एक चंद तबकों को होता है, एक तबके को होता है। उस वजह से हम अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने 2.5 लाख करोड़ खर्च करने का वादा किया, हमको आप ये बताइए कि आप ये खर्च करेंगे कहाँ, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि ये पैसे तो खर्च हो रहे हैं एक और महल बनाने में, या एक और मंदिर बनाने में, या 2 और स्टैच्यू बनाने में। उसमें न मुल्क का फ़ायदा है, न लोगों का फ़ायदा है। वही बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है कि अनाउंस तो हो गया कि इतना करिए, लेकिन ये नहीं अनाउंस हुआ कि इसको किस क्रॉप में करेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, ये तेलंगाना से खरीदेंगे या नहीं। तेलंगाना को मना कर दिया, खरीदेंगे हम सिर्फ यूपी से, या खरीदेंगे हम सिर्फ बिहार से। उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है, और उसी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस गवर्नमेंट की नीयत हमेशा ऐसी रही है। तो हालांकि ये बड़े अनाउंसमेंट हैं, किसी और माहौल में ये अनाउंसमेंट का बड़ा फ़ायदा होता और लोग बड़ी तारीफ़ करते, लेकिन चूंकि इस गवर्नमेंट ने किया है जिसकी नीयत हमेशा से कमज़ोर रही है, इसीलिए लोग इस पे ज़्यादा खुश नहीं हैं। जहां आपने मनरेगा की बात की, वो बड़ी अजीब बात है कि अगर हम देखें पिछले जो कोविड में जो हालात हुए, कोविड में हुआ क्या, एक तो बीमारी हुई वो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते लोग, वो जो समझ में नहीं आया लोगों को अच्छी तरह से, वो ये कि करोड़ों लोगों की नौकरियां गई, और इन लोगों की जब नौकरियां गई तो ये अपने घर पैदल चले गए। इनके लिए कुछ था नहीं खाने को, उनको नरेगा स्कीम ने थोड़े से पैसे दिए। अब अगर वो पैसे भी हम काट रहे हैं तो इसका मतलब किसी के समझ में नहीं आया। नरेगा स्कीम से तकरीबन 10 करोड़ लोगों का फायदा हुआ था, 20 करोड़ लोगों को जरूरत है उसकी। तो इस स्कीम को कट करना, ना इसमें कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया, ना इसमें कोई वजाहत की गई, कुछ नहीं किया गया, इस वजह से भी नाराज है। और जो एक अजीब बात है वो ये कि इसी गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल से नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होगी, और इसी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत तब्दीलियां लाएंगे, एजुकेशन में बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। अगर आपको तब्दीलियां लाना है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है तो पैसे तो चाहिए, और एजुकेशन में भी पैसे नहीं दिए। तो इस वजह से इस बजट को, मेरा कहना यह है कि अगर मैं इस बजट की हेडलाइन लिखता, तो मैं इस बजट की हेडलाइन लिखता कि ये एक बहुत लेजी बजट है, कि इसमें कोई हर कई बजट हमने देखे हैं जिसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन हर बजट में ये था कि बड़ी मेहनत होती थी उसके पीछे। गलत भी अगर था, मेक इन इंडिया कहा, वो डिजिटल भारत कहा, वो सब बजट्स में डिमोनेटाइजेशन किया, वो जितने जितने स्लोगन दिए वो गलत साबित हुए, लेकिन उसमें मेहनत थी उसके पीछे। इस बजट में ये लगता है कि किसी ने मेहनत ही नहीं की, ऐसे ही नंबर लिख दिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं जिससे ये बात वाज़ेह होती है। एक जगह फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम 80 लाख घर बनाएंगे गरीबों के, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने 8 साल पहले कहा था कि 2022 तक हम हर एक को घर दे देंगे। अगर आपने हर एक को घर दे दिए तो ये 80 लाख घर किसके लिए? अगर आपने नहीं दिए तो चलिए ये आप मान लेते कि अच्छा भाई हमें बनाने हैं 200 लाख घर और हम 80 लाख अब बना रहे हैं। इन 80 लाख घरों में 80 लाख घर बनाने के लिए आपने पैसे कितने अलॉट किए? 44,000 करोड़ रुपए। अगर आप सिंपल सी मैथ करें बच्चों वाली तो पता चलता है कि 55,000 रुपए का एक घर हुआ। अब कौन सा घर 55,000 रुपए में बनता है? जब आप इस तरह की एनालिसिस लिख देते हैं या इस तरह के अनाउंसमेंट कर देते हैं तो लोग फिर आपको सीरियसली नहीं लेते। उसके बाद ये समझ में आ जाता है कि भाई आप ऐसे ही कह रहे हैं कि अच्छा चलो कह दो ये, और अगले साल तक तो भूल ही जाएंगे लोग। और एक जगह ऐसा हुआ है, बिल्कुल लोग सब भूल जाते हैं। पिछले साल के बजट में आपने कहा कि हम 1,70,000 करोड़ कमाएंगे डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट यानी हम गवर्नमेंट की चीज़ें बेच के
1,70,000 करोड़ कमाए। कमाए कितने वो आप छुपा रहे हैं उसमें। कहीं बहुत ढूंढने के बाद पता चलता है कि उसका 8% कमाया। 80% नहीं, 50% नहीं, 8%। तो जब आप ये प्रॉमिस करते हैं, जब आप ये नंबर लिखते हैं, नेशनल बजट में लिखते हैं, तो एक जिम्मेदारी से लिखना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते। आप 8% नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो हर आदमी समझता है, लेकिन आप उसका 1/10 भी नहीं कर पाए तो आपको कम से कम ये चाहिए कि आप समझाएं कि क्यों नहीं हुआ और इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा। तो इस तरह से इस बजट में आप कई चीज़ें ढूंढेंगे लोग, अच्छी बुरी सब, लेकिन जो सबसे नुमाया चीज़ है वो यही है कि ये ऐसे लगता है कि 2-4 लोगों ने बहुत ही डिसइंटरेस्टेड तरीके से 8-10 दिन में बैठ के कुछ करा, कुछ किया, किताब लिखी और पेश कर दिया। आमिर खान साहब, जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो हुकूमत ने जो इतने कसीर यानी वेल्थ वाले जो एसेट थे उसको डिसइन्वेस्ट, जैसे एयर इंडिया है, एक फ्लाइट की कीमत क्या है और सिर्फ 18,000 करोड़ में उसको बेच दिया। ये जो बरसों का एसेट जो हमारा बना था, आज वो डिसइन्वेस्ट के नाम पे जो है बड़े कारपोरेट को चले आ रहा है, तो क्या हमारा कंट्री का एसेट क्या रहेगा? देखिए, इस गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और इस गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कह दिया था। अब अगर हम शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने ये किया, तो हम गलत शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था ये करेंगे और इसी के लिए वोट दिया हमने, तो हमको वही मिला। देखिए, आपने वोट किस वजह से दिया? आपने वोट उस स्लोगन को दिया कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात रही इस गवर्नमेंट की, जो भी प्रॉमिस किया, ऊट पटांग ही सही, लेकिन उसको मुकम्मल किया। डिसइन्वेस्टमेंट भी यही था शुरू से। मोदी साहब शुरू से ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए एयर इंडिया, हमको नहीं चाहिए रेलवेज, हम इसको बेच दें, हमको नहीं चाहिए BSNL, और बेच देंगे। मसला बेचने में नहीं है, मसला ये है कि इसको कैसे बेचा और किसको बेचा और कितने में बेचा। एयर इंडिया में वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो बेचा है वो, उसमें हमने फ्लैट नहीं बेचे। जो एयर इंडिया की बिल्डिंग है, जो एयर इंडिया के घर, वो हमारे ही हैं। अभी हम सिर्फ हवाई जहाज़ और हवाई जहाज़ के जो रूट है वो हमने बेचा है, और जिसने सबसे ज़्यादा पैसे दिए उसको बेचा है। इसमें मसला उसकी कीमत का नहीं है, इसमें बुनियादी मसला ये है कि क्या आपको बेचना चाहिए था। एक एयरलाइन थी जो सरकारी एयरलाइन थी, आप खुद चाह रहे हैं कि हर आदमी, उन्होंने कोई स्लोगन दिया था कि हर आदमी हवाई जहाज में उड़े। अगर वो करना था तो आपको बेचना नहीं चाहिए था। अब बेच के आपने वो गंवा दिया। अब हर आम आदमी हवाई जहाज में नहीं बैठेगा। इसी तरह BSNL है। भाई BSNL हमने बनाया क्यों था? टेलीफोन कंपनी सरकार बनाती क्यों है? क्योंकि हर आदमी के पास फ़ोन, सस्ता फ़ोन। अगर आप वो नहीं चाह रहे तो, बुनियादी तौर पे नहीं चाह रहे तो बेच दें। तो इस गवर्नमेंट का ये बिल्कुल डिक्लेयर्ड इंटेंशन है कि हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर के पास होगी, हर चीज़ अंबानी और अडानी चलाएंगे। हमको इस बात से एतराज़ नहीं है, हम में से कुछ लोगों को, कि आपसे नहीं चल पा रहा है तो आप बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भी आप नहीं चला पा रहे एयर इंडिया, रोज़ का 50 करोड़ का नुकसान है तो आप बेच रहे हैं, ठीक है, हर बिजनेस के साथ होता है ये। लेकिन आप हमको ये बताइए कि ये आप सिर्फ ये 2-3 लोगों को क्यों बेच रहे हैं? आखिर इंडिया की हर चीज़ सिर्फ अंबानी, अडानी और टाटा, वो 3-4 लोग जो नागपुर जाते रहते हैं, सिर्फ उनको क्यों मिलती है? और इससे क्या फ़ायदा होगा? दुनिया भर में ये देखा जाता है कि कॉरपोरेट ओनरशिप हमेशा ज़्यादा लोगों के पास हो, और ये बाकायदगी से किया जाता है कि अगर आप बहुत बड़े हो गए, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, तो सरकारी तौर पे उसको तोड़ा जाता है कि नहीं, आप इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला सकते। हम उल्टा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अडानी $10 बिलियन के हो गए, अब उनको $50 बिलियन करेंगे, अब उनको सारे एयरपोर्ट दे देंगे। ये किसी तरह से अच्छी बात नहीं होती। तो मसला इसका है, मसला इसका नहीं है कि उन्होंने बेचा, मसला इसका है कि किसको बेचा।
नहीं, किसको बेचा, लेकिन इस बहाने जो मुल्क का एसेट वो तो खत्म होगा। ये तो 10 साल पहले बता दिया था आपसे कि हम नहीं चाह रहे। जब पहली मर्तबा वाजपेयी के दौर में अरुण शिरो रखते हुए आगाज किया था, तो बीजेपी का शुरू से ये रहा है कि हमारे एसेट कुछ नहीं होना, पूरे प्राइवेट हो जाना। देखिए, बीजेपी का जो इकोनॉमिक थिंकिंग है ना, ये इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग कहीं और से आती है, इकोनॉमिक से नहीं आती है। और इस पे ये बड़े अटल रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी खुद अटल थे इस बात में। आप देखिए, उनकी एक और बड़ी ऊटपटांग पॉलिसी है जिसके लिए उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए लगाए इस बजट में। वो दो नदियां हैं, केन और बेतवा, वो दो नदियों को मिला रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस तरह का अहमखाना पॉलिसी डिमोनेटाइजेशन थी, ये उससे कम नहीं है। आप दो नदियों को जो 1 लाख बरस से बह रही हैं, अपने एक रूट पे बह रही हैं, ये नदियां, पहाड़, ये एक नेचुरल फिनोमेना, ये हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स से बनती है। आप 10 इंजीनियर को लगा के 20 जेसीबी लगा के उसका रुख बदल नहीं सकते। ये वो कहानियों किस्सों में पढ़ते थे हम कि एक बादशाह बैठा होता और वो कहता कि ये जो आ रही है लहर, ये वहां रुक जाए। ये वही बात हुई। अब वो कर रहे हैं उसको। उसका क्या मकसद है, उससे क्या फायदा होगा, उसके नुकसान कितने होंगे। ये वाजपेयी का आइडिया है, 2001 का आइडिया है कि सारी नदियां इंडिया की वो मिला दें। वो जो छोटे छोटे बच्चे या एमेच्योर लोग नहीं होते कि वो सबके छत के ऊपर टैंक लगे हुए हैं, चलो सबको मिला दो, ये वही है। ये उसी किस्म की थिंकिंग है। और इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो लेकिन आप ये देखिए कि ये बातें छुपी भी नहीं है, ये अलल ऐलान की गई। ये 2013-14 में हमसे बताया गया कि देखो भाई, हम ये करने वाले हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, हम मीट बैन करेंगे, हम डिमोनेटाइजेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम इनकम टैक्स खत्म करें। तो इस तरह के जो ये जो विम्सिकल बातें होती है, ये हमें इन्होंने प्रॉमिस किया, और जब हमने इन्हें इलेक्ट किया, एक बार नहीं 2 बार, तो इन्होंने करके दिखा दिया। अब हम कैसे शिकायत करें? ये बात आप जैसे कैसे शिकायत करें, वो अपने मैनिफेस्टो में ला लिए थे, बात तो आप सही है। लेकिन आमिर साहब, ये बोलिए, जो ये दरियाओं को मजबूत करने का प्रोग्राम है, क्या इससे मुल्क के किसानों को कुछ भला हो सकता है? इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। आप सोचिए, ये कितनी, यानी मैं बिल्कुल खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि ये कितनी अहमखाना बात है कि आप दो नदियाँ जो 1 लाख बरस से बह रही हैं, और नदियाँ बहती हैं, एक उनकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है, ग्रेविटी होती है, सॉइल होता है, वो एक रुख होता है उसका, बारिश का एक रुख होता है, कैचमेंट एरिया एक होता है। उस वजह से तो बनती नदियाँ। उसको आप कह रहे हैं कि हम कल बदल देंगे, इसका रुख ही बदल देंगे, तो इससे तो ये तो किसी तरह से इसमें सेंस नहीं बनता। तो इस पे बहुत लोगों ने काम किया है, और कई लोगों ने कहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें करने से ज़मीन तबाह हो जाती है, वहाँ की आबो हवा बर्बाद हो जाती, फार्मर को नुकसान होता है, अजीब अजीब बीमारियाँ हो जाती। वो इंदिरा गांधी कैनाल जब राजस्थान में बना, तो वहाँ डेंगू की लहर फैल गई, क्योंकि आपने बहुत सारा पानी एक जगह रोक लिया, वो तो हो गई। तो जब आप 2 रिवर्स बनाएंगे, दोनों रिवर सूख जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि रिवर का पानी समंदर में जाता है, इसलिए हम उसको करें। रिवर का पानी तो समंदर में ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? दुनिया की रिवर्स का पानी समंदर में जाता है। अब आप क्या समंदर के पानी रोक देंगे, या उल्टा बहाएंगे समंदर से जमीन में? तो इस तरह की बातें, चूंकि ये सारी थिंकिंग साइंटिफिक नहीं है, ये सारी थिंकिंग एक किसी माइथोलॉजिकल बेसिस पे है, और इसमें सारे एडवाइज़र जो हैं वो लोग हैं जो साइंटिफिक थिंकिंग ढूंढते हैं 2000 साल और 5000 साल के टेक्स्ट में। इस वजह से इस तरह के अजीब अजीब आइडियाज आते हैं। आमिर खान साहब, जहाँ तक इसकी बात है, तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए 4000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने मुख्तस की। क्या ये एमएसएमई सेक्टर से अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनका कोई फायदा होगा? देखिए, एक तो ये इतने से पैसों से एमएसएमई सेक्टर का कुछ नहीं हो सकता। एमएसएमई सेक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट,
लेकिन इस गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर से कोई ख़ास दिलचस्पी है नहीं। एमएसएमई सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का तकरीबन आधा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। एमएसएमई सेक्टर इंडिया की एम्प्लॉयमेंट का तकरीबन 60% हिस्सा देता है। तो लेकिन डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से ये दोनों सेक्टर घटते चले गए। इस गवर्नमेंट को ये, हालांकि एमएसएमई सेक्टर, छोटे व्यापारी इनके सबसे बड़े हामी हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को पहुंचा है। ये दुनिया भर में होता है कि अगर आपके पास, एमएसएमई का मतलब होता है मीडियम, स्मॉल, टाइनी, औसत, उससे छोटा और सबसे छोटा सेक्टर, और एक बड़ा सेक्टर है, राइट, वो जो बड़े लोग हैं, वो 15-16 जो बड़ी कंपनियां हैं। आप दोनों को नहीं मदद कर सकते एक साथ, क्योंकि ये जो बड़ा सेक्टर है वो बड़ा कैसे बनेगा जब ये छोटे सेक्टर खत्म हो जाएंगे निगलने के बाद। ये छोटे सेक्टर कब अच्छी तरह काम करें, जब बड़ा उतना बड़ा ना रहे। तो या तो आपको ये करना है या ये। हमारी गवर्नमेंट बड़े सेक्टर के साथ है। हमारी गवर्नमेंट चाह रही कि अडानी और बड़े हो जाएं, अडवाणी और अंबानी और बड़े हो जाएं, टाटा और बड़े हो जाएं, कोटक और बड़े हो जाएं। तो उसकी वजह से ज़रूरी है कि ये छोटे छोटे सेक्टर ख़त्म हो, और वही हो रहा है। अब ये छोटे छोटे सेक्टर जब ख़त्म हो जाते हैं, ये हमारी औसतन कंपनियां, हमारी औसतन नहीं, हमारी 90% कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास 10 एम्प्लॉयज़ होते, 10 से ज़्यादा नहीं होते। नहीं, हमारी कंपनी है 10, आपकी कंपनी है 10। ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे 10 से कम होते हैं। एवरेज जो है हमारे यहाँ 2.5 लोग होते हैं एक कंपनी में। हाँ, तो लेकिन जब ये लाखों करोड़ों कंपनियां होती हैं, तो हर कंपनी अगर 10 लाख करोड़ कंपनियां हैं, 2.5 लोगों को लेती हैं, तो वो 25 करोड़ या 2.5 करोड़ लोग हो जाते हैं जो जिनको मुलाजमत मिलती है। वो जो बंद होने लगती हैं, तो ये दो नौकरियां खत्म होने लगती। एक छोटी होटल बंद हुई, 8 लोग खत्म हो गए। एक टेलर की दुकान बंद हुई, 4 लोगों की नौकरी चली गई। तो ये पिछले 6-7 साल से हो रहा है। कोविड में और ज़्यादा हुआ। चूंकि ये छोटी छोटी तादाद में ख़त्म होती है, तो ये बड़ी न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन आप अचानक देखते हैं कि 6 महीने में तो भाई 10 लाख नौकरियां चली गई, 2-2, 3-3 गई, इसलिए पता नहीं चला। जब बीएसएनएल बंद होता है और 20,000 लोगों की नौकरी जाती है, तो हेडलाइन होती है। लेकिन 2 लाख नौकरियां चली गई क्योंकि 50,000 दुकानें बंद हो गई, वो किसी को पता नहीं चलता। तो ये हमारे साथ हुआ है। हमारी बेरोजगारी की बड़ी वजह ये रही है कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी में ये जो छोटी कंपनियां थी ये ख़त्म हो गई। ये अब बड़ी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पाई। नहीं, आपकी छोटी कंपनी है, आप एक छोटी सी होटल है, क्यों चलता है आपका बिजनेस? क्योंकि आप 200 रुपये में हलीम या 150 रुपये में बिरयानी आप फौरन खिला देते हैं लोगों को। जब बड़ी कंपनी भी 140 में बेचने लगती है, तो तब आप क्या करेंगे? और वही होता है, वही हो रहा है कि जो छोटी कंपनी बनाती थी, अब वो सब बड़ी कंपनियां बना रही। आप पहले छोटी छोटी जगहों पे जाके अपनी तरकारी खरीदते थे, अब हम सब जाके अंबानी के पास खरीदते हैं। उसके पास बेहतर तरकारी है, सस्ती तरकारी है, बेहतर गोश्त है, सस्ता चिकन है। तो उस वजह से ये सारी चीज़ें अब शिफ्ट होके बड़ी जगह। तो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो बड़े बड़े कंपनी हैं, इन पे कुछ लगाम लगाएं, और वो आप लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्शन में। तो उस वजह से एमएसएमई सेक्टर की हालत बहुत बुरी है। एक जो बहुत बड़ी वजह है एमएसएमई सेक्टर की कमज़ोर होने की, वो ये है कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा उनका टर्नओवर आता है एक्सपोर्ट से। आप इंडिया में देखिए, ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, ये एक्सपोर्ट नहीं करती। बड़ी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं छोटी कंपनियां। हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है? हमारा एक्सपोर्ट होता है कहीं का हैंडीक्राफ्ट, कहीं के जेम्स एंड ज्वेलरी, कहीं के चप्पल जूते, कहीं थोड़ा सा चावल। ये सब छोटे छोटे लोग हैं जो करते हैं। तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हमारा छोटी इंस्टीट्यूशंस करती हैं। अब हमने क्या किया? एक्सपोर्ट को मुश्किल कर दिया। एक्सपोर्ट हमारा हर 3 महीने नीचे आता जा रहा है, तो फ़र्क इनको पड़ रहा है।
वेराज ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अब जो एक बड़ा मसला उठ के खड़ा हो गया हमारी इकोनॉमी में वो ये कि एक्सपोर्ट नीचे गिरने लगा, इंपोर्ट बढ़ने लगा। उसकी वजह से हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का प्रॉब्लम है वो वही है। उसके साथ एक ये भी है कि एक्सपोर्ट करके हैं तो ये लोग जब फॉरेन करेंसी लाते थे और जब इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ से फॉरेन करेंसी बाहर बाहर जाते हैं और ये लोग पूरे अपने फंड को बाहर शिफ्ट करने से इंपोर्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो आप हो क्या रहा है कि बड़ी कंपनियों की वजह से कोई बाहर के लोगों को फायदा हो, उनको ही फायदा हो ना। आप जब खरीद रहे हैं तो बाहर के लोग, तो ये हो गया है हमारी इकोनॉमी के साथ कि अब हम बाहर की चीजें खरीद रहे हैं इसी वजह से और लोगों को फायदा, इसलिए वो बड़े खुश हैं इंडिया से। आमिर साहब, जब ये एमएसएमई को आहिस्ता से ख़त्म करना इनका मकसद है तो फिर इतना बजट मुख्तस करना क्या मकसद रखता है, क्या माने रखता है? कितना बजट क्या? 6 लाख करोड़। तो आप देखिए कि ये 6 लाख करोड़ है क्या? ये 6 लाख करोड़ है कि अगर ये लोन लेंगे तो हम इनको लोन देंगे। वो लोन लेंगे तो नहीं, मतलब इनसे जो फिर इंटरेस्ट के नाम पैसे कमाएंगे। तो यहाँ बजट में मुख्तस करते हुए बताया जा रहा है कि हमने इतना किया तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। आप अगर अनाउंस कर दीजिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए है भाई, जिसको लोन लेना है ले ले आके, क्यों? मैं वैसे ही बुरे हाल में हूँ, मैं क्यों आके आपसे लोन लेके 20% इंटरेस्ट दूंगा? मैं लूंगा नहीं। आप बोलेंगे 1 साल के बाद कि भाई मैंने 10 लाख रुपए तो रख दिए थे, कोई आया नहीं, वो एमएसएमई वहीं का वहीं है। तो बात लोन की नहीं है। अगर आपको चाहिए कि एमएसएमई का वाकई फायदा करें आप, तो आपको टैक्स कम करना। देखिए, आपने मुझे लोन दे दिया कि आप होटल खोलिए, आप बर्गर बनाइए। मैं जब बर्गर बनाता हूँ आप मुझसे 18% टैक्स लेते हैं, जीएसटी, उसके ऊपर से आप पेट्रोल 110 रुपये कर देते हैं। मेरा बर्गर होता है 80 रुपये का, वो मैकडोनल्ड 60 रुपये में बेच रहा है। तो मैं तो वहीं का वहीं, मैं बंद कर लूंगा अपनी। आप मुझे यकीनन 10 लाख रुपए दीजिए लोन, मैं करूंगा क्या उसका? अब एमएसएमई का यही हाल है। आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, आप खुद सोचिए, घर में आप जाके कुछ खरीदना चाह रहे हैं दुकान से, वो आपको मिलता है 20 रुपए में। आप अमेजोन जाइए, वहां पे 18 रुपए में। आप कहाँ से खरीदेंगे? अमेजोन से आ जाएगा आपके घर। ये 2 साल में अमेजोन इतनी कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी हो गई, छोटे छोटे दुकान सब बंद हो गए। आप उसको अब लोन दे रहे हैं, वो लोन लेके करेगा क्या? पहले उनके दरवाजे बंद कर दिए, उसके बाद कह रहे लोन लो। वो लोन से हल नहीं होता ना। हल जब होता है जब आप अच्छी चीज बनाएं और सस्ती बनाएं। आप मुझे अच्छी बनाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि महंगाई कर दी है आपने पेट्रोल की और जितने, और आप टैक्स लगा के मेरी कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो ना मैं हिंदुस्तान में बेच सक रहा हूँ, ना मैं बाहर बेच सक रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट देख के आपको मुझे ये लगता है कि ये कोई बड़ी महंगी किस्म की मार्क्स एंड स्पेंसर की शर्ट है 3000 रुपए की। ये 3000 रुपए की शर्ट मार्क्स एंड स्पेंसर यूके का ठप्पा लगा हुआ है, आपने खरीद लिया। मैं जाके कोठी की गलियों से 300 रुपए का शर्ट खरीदता हूँ। आपकी शर्ट जो इंग्लैंड की का ब्रांड है, आपकी शर्ट का 90% हिस्सा इंडिया से गया। मैं जो 300 रुपए की शर्ट खरीद रहा हूँ ये बांग्लादेश से बनी। तो ये जो हमारे अमीर लोग हैं आप जैसे, ये बाहर की शर्ट खरीद रहे हैं, हम जैसे लोग बांग्लादेश से खरीद रहे हैं। हमारा एमएसएमई सेक्टर करेगा क्या? वो ये 300 रुपए की शर्ट बना नहीं सकता। वो क्यों नहीं बना सकता 300 रुपए की शर्ट? क्योंकि हर चीज़ महंगी है, बांग्लादेश में हर चीज़ सस्ती है, तो वहाँ से आया था। आप अक्सर देखिए छोटी छोटे हमारे मार्केट्स में हम लोग बांग्लादेश और वियतनाम के कपड़े खरीद रहे हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं। हमारे लोग बना नहीं सकते क्योंकि वो सस्ता बेच रहे हैं हम लोग। आमिर खान साहब, आप एक एग्जांपल दीजिए। सपोज मैकडोनल्ड का जो है जी पिज्जा, हाँ, मैकडोनल्ड 20 रुपये दे रहा और नहीं, लोकल मार्केट 20 रुपये हम यहाँ दे रहा, लेकिन मैकडोनल्ड या अमेजोन ला के हमको 18 रुपये। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल। तो होता ये है कि आप सोचिए, आप देखिए कि जब आप डोमिनोज पिज्ज़ा है, डोमिनोज पिज्ज़ा जब पिज्ज़ा बनाता है तो वो 25 पिज्ज़ा, 50 पिज्ज़ा, 500 पिज्ज़ा तो बनाता नहीं, वो बनाता है 5 लाख में। वो जब चीज़ खरीदता है तो 50 टन चीज़ खरीदता है। वो जब आटा खरीदता है तो 20 ट्रक आटा खरीदता है।
आप जाके खरीदते हैं 2 किलो आटा, इतनी सी चीज उसको मिलता है 2 रुपए में, आप खरीद रहे हैं 80 रुपए में। उस वजह से उनकी उनकी प्राइस जो है आपसे कम है। जितने आप बड़े होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं उसको, कि आप जितनी बड़ी तादाद में बनाए उतना सस्ता सामान होगा, जितनी कम तादाद में बनाइए उतना महंगा होगा। चाइना का यही तो फायदा है। चाइना क्यों सस्ती चीजें बेचता है? क्योंकि चाइना जो बनाता है वो करोड़ों में बनाता है, मिलियंस में बनाता है। उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अब सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। अगर अपने मुल्क में अपना मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया को अगर इम्प्रूव करना है तो पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में तरमीम की जरूरत है। बहुत ज्यादा उस पॉलिसी को बिल्कुल ये मेक इन इंडिया की वजह से तबाह करके रख दिया। देखिए, मेक इन इंडिया पॉलिसी खुद एक बड़ी अजीब पॉलिसी थी। आप ये जमाना गया कि आप कहते थे कि मेक इन इंडिया करें। अब मेक इन इंडिया कोई मतलब नहीं रखता। अब हम क्या करते हैं, अब आप जब जाके कोई चीज खरीदते हैं, आप कैमरा खरीदते हैं, आप कौन सा कैमरा खरीदते हैं? आप जाके ये देखते हैं कि भाई सबसे अच्छा कैमरा जो सबसे सस्ता हो, यही तो चाहिए। अब ये बना हो बेंगलोर में या बना हो ग्वांगझाओ में या बनता हो ताइवान में, आपको क्या फर्क पड़ता? आप जाके देखते हैं कि भाई ये राउटर मुझे लेना है, ये हुआवे का राउटर 1200 रुपए का है, जबकि ये बेंगलोर का राउटर 3000 रुपए का है। आप वहां का ले लेंगे क्योंकि वो अच्छा भी है, सस्ता भी है। हमको ये चाहिए कि हम ऐसी चीजें बनाएं जो दुनिया भर से सस्ती हो, और हमको ये चाहिए कि हम ऐसी चीज बाहर से खरीदें जो वहां पे सस्ती है। हम उल्टा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सेल फोन यहाँ पे बनाओ। अरे सेल फोन यहाँ पे नहीं बन सकता भाई। सेल फोन हमेशा चाइना में सस्ता रहेगा, कार हमेशा चाइना में सस्ती बनेगी, क्योंकि वहां पे सेल फोन जब बनाते हैं वो तो 10 लाख सेल फोन बनाते हैं एक साथ, एक दिन में। जब फोर्ड अपनी कार बनाता है तो 6000 कार बनाता है एक हफ्ते में। हमारे पास हम 20-20 गाड़ियां बनाएंगे रोज। तो अच्छा, हमें एडवांटेज किन चीज़ों में? हमें एडवांटेज हैंडीक्राफ्ट में, हमें एडवांटेज टेक्सटाइल में। हमको चाहिए कि हम वहाँ फोकस करें। हमें एडवांटेज बासमती राइस में। हमको चाहिए कि वो मेक इन इंडिया करें, और जो हम मेक इन इंडिया नहीं कर सकते वो बाहर से खरीदें। बुनियादी उसूल ये है कि आपको वो खरीदना चाहिए जो सबसे सस्ता हो, जो सबसे अच्छा हो, कहीं का भी हो। और हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसको लेवरेज करें। हमारी स्ट्रेंथ आईटी में है, हमारी स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर में है, हमारी स्ट्रेंथ टेक्सटाइल में है। हमको चाहिए कि ये सेक्टर्स हम इंप्रूव करें। हम अगर लगे रहें कि नहीं हम एयरपोर्ट ही बनाएंगे, हम हवाई जहाज बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन बना देंगे, ये हम नहीं बना सकते। हमको चाहिए भी नहीं कि ये बनाएं। ये इस बीच में आपसे गुफ्तगू से महसूस ये हो रहा कि आमिरुल्लाह खान साहब के ये जो गैप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इसके साथ क्या ये आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है हमारे को ब्रांडेड होना, और दूसरा ये ब्रांडेड आइटम के लिए एडवर्टाइजिंग जो करता है, क्या ये चीज़ें मिलके ये दोनों में और फर्क तो नहीं बढ़ा रही? होता तो है फर्क, थोड़ा बहुत फर्क होता है कि जो अच्छा एडवर्टाइज कर सकता है वो ज़्यादा बेच लेता है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी क्वालिटी ख़राब है, आप करोड़ों रुपए लगा दीजिए उसकी एडवर्टाइजिंग में, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी, वो उन्होंने जान लगा दिया अपनी आईपैड बनाने में, टैबलेट बनाने में। आज तक कोई नहीं खरीदा, क्योंकि वो एप्पल का आईपैड उससे बेहतर है। उन्होंने करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजिंग कर दी, लेकिन कोई खरीदता नहीं हो। वही हमारे साथ हुआ। हम जाके अगर बाहर इंडिया की ऐसी चीजें बेचने लगे जो कोई खरीदेगा नहीं, तो आप उसमें लाखों रुपए लगा दीजिए, आप खुद प्राइम मिनिस्टर होके जाके बेचिए, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीज बेचें, बासमती राइस, उसको आपको कोई एडवर्टाइजिंग की खास जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, वो खरीद लेते हैं। तो ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आमिरुल्लाह खान साहब, ये बोलिए, अब जो ओवरऑल जो बजट आया है, ये आइंदा एक साल के अंदर इस बजट से मुल्क की इकोनॉमी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा या नहीं, और रोजगार के मौके आएंगे या नहीं? नहीं, इस बजट से तो कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अगर हालात बेहतर हुए
अगर ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुई, अगर प्राइवेट लोग, हम और आप एक मार्केट तलाश करके बेचने लगें और प्रोडक्शन बढ़ाएं और लोगों को हायर करें, उससे मुल्क में तब्दीली आएगी। सरकारी खजाने से, इस बजट से, क्योंकि इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से रोज़गार बढ़े, जिसकी वजह से नौकरियां बढ़े। तो बजट से तो कोई ख़ास फ़र्क होने वाला नहीं है। बजट से तो बल्कि डर ये है कि ये जो गैप होता जा रहा है गरीबों अमीरों का, ये लगता है कि और बढ़ जाएगा। क्या इस बजट में कोई हुकूमत ऐसा को नहीं कर सकती जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के जो जराए पैदा हों उसको इम्प्रूव करने के पर हुकूमत फोकस कर सकती है क्या? बहुत दिनों से कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि स्टार्टअप होना चाहिए और हम स्टार्टअप को इतने पैसे, इस बार कोई जिक्र नहीं था। इस बजट की एक और ख़ास बात ये थी कि जो पुराने स्लोगन हर बार सुनते थे ना, वो गायब थे। किसी ने स्टार्टअप की बात नहीं की, किसी ने स्मार्ट सिटी की बात नहीं की, एक बार भी बुलेट ट्रेन की बात नहीं हुई। आप देखिए कि इस सरकार की बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि हर थोड़े दिन को एक नया स्लोगन होता है और पुराना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, यानी गायब हो जाता हो। तो इस बजट में भी वही हुआ, स्टार्टअप, इतना स्टार्टअप, मोदी साहब स्टार्टअप कह रहे हैं, निर्मला सीतारमन स्टार्टअप, अब गायब। वो 1-2 साल किया, फिर आयुष्मान भारत की बात करते थे, अब जिक्र ही नहीं उसका। तो गवर्नमेंट को कोई खास ऐसी दिलचस्पी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं ठीक है भाई, खुद से कर सकते हो करो, हमसे मत पूछो। ये बार बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा। थोड़े दिन पहले उन्होंने यही कहा कि इंडिया को जिस चीज़ ने तबाह किया है वो लोगों का हक जताना है। उन्होंने कहा कि ये जो राइट्स की बात करते हैं लोग, अपने हुकूक की बात करते हैं लोग, उनकी वजह से मुल्क को नुकसान। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमसे मत पूछो, खुद जो करना है करो। तो इससे बजट में इसीलिए कोई इस पे तवज्जो नहीं है। जैसा आपने कहा कि स्लोगन चेंज होते, इस तरह आज़ादी का अमृत एक महाउत्सव, ये एक स्लोगन है, इससे क्या हासिल होने वाला है और इस पर कितना फंड गवर्नमेंट खर्च कर रही है? इस पे कुछ खर्च वर्च नहीं कर रही। ये चाह रहे हैं कि ये आज़ादी का महोत्सव जो है, वो 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, उसमें एक जो बड़ा प्रॉब्लम है ये इस बीजेपी पार्टी को, आरएसएस को, वो ये कि अभी तक भी आज़ादी से इनका कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, बल्कि उल्टा हुआ है कि भाई इन्होंने आज़ादी में हिस्सा ही नहीं लिया, ये तो फ्लैग को मानते ही नहीं थे। इनके लोगों ने कहा कि हम अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे, सावरकर ने, गोलवालकर ने, सब ने। तो इस तनकीद से तिल मिला के बहुत दिनों से ये एक मुहिम है कि जितने आज़ादी के आइकॉन्स थे उनको हम अपनाएं। तो पहले कोशिश की सरदार पटेल के साथ, फिर पता चला कि सरदार पटेल ने ही आरएसएस को बैन कर दिया था, तो वो सरदार पटेल को थोड़ा सा हटा दिया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में चूंकि मेहनत नहीं करते तो ये नहीं मालूम कि नेताजी ने कहा था कि हिंदुत्व बिल्कुल गलत चीज़ है, ये हिंदू नेशन है ही नहीं, यहाँ पे मुसलमान होने। अब जैसे ही ये बातें समझ में आएंगी तो नेताजी को भी हटा देंगे, फिर किसी और को लाएंगे। तो ये आज़ादी मनाने का मकसद ये है कि आज़ादी के जो बड़े बड़े लीडर थे उनमें से कोई तो मिल जाए जो इस किस्म की आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ा था। मसला ये कि ऐसा कोई है नहीं। तो ये महोत्सव 75 साल का भी मनाएंगे और महोत्सव 100 साल का भी बनाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ऐसे लग रहा है कि जीतते रहेंगे। लेकिन वो जो एक मिसिंग लिंक है कि एक ऐसा आदमी मिल जाए या एक ऐसी और लीडर मिल जाए जो हमारी आइडियोलॉजी की हो और जिसने आज़ादी में हिस्सा लिया हो, ये बड़ा मुश्किल है, ये नामुमकिन। तो आमिरुल्लाह साहब का कहना है कि अभी एक नए स्लोगन के जरिए अपने आप को आज़ादी से जोड़ते हुए इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। आमिरुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया INN से बात करने का।